वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में डिजी। आज हम लोग वे ऑप्टिक्स में लाइट के नए फिनोमेनन डिफ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है ये डिफ्रैक्शन? क्या हर तरीके के वेव्स में पॉसिबल है? क्या वेव्स की वेवलेंथ और वेव्स के रास्ते में जो स्लिट है या अपर्चर है, कोई ऑब्स्टेकल है, उसके साइज पर ये डिपेंड करता है? आज पूरी चर्चा डिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग करेंगे। हाँ, ये भी जानेंगे कि ये इंटरफेरेंस से कैसे अलग है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए और डिफ्रैक्शन की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। आइए शुरू करते हैं डिफ्रैक्शन की चर्चा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि पूरे एकेडमिक इंटरेस्ट को पाने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक तो देखिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिए। डिफ्रैक्शन पर चर्चा करने के लिए हमें पहले दो बातों का जानना जरूरी होगा। दो एग्जाम्पल्स, जैसे एक सोर्स लिया हमने लाइट का और इस सोर्स के रास्ते में सब जगह ओपेक है, इतना सा मैंने एक होल अपर्चर ये बना दिया। क्या होता है, हमने पढ़ा है रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, तो लाइट इस होल से होती हुई ऐसे चलेगी। यहाँ पर अगर एक स्क्रीन रखा हुआ है तो उस स्क्रीन पर क्या दिखता है कि जो ये पोर्शन है, सपोज इसका नाम मैं रख दूँ ए बी, तो ए बी पोर्शन ये इल्यूमिनेटेड है और इसके ऊपर ये ज्योमेट्रिकल शैडो, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। लाइट सीधी रेखा में जा रही है सोर्स से, तो यहाँ तक लाइट ऐसे, यहाँ पर इतने हिस्से में लाइट होनी चाहिए, यहाँ शैडो। होता क्या है कि इस ज्योमेट्रिकल शैडो में भी यहाँ जो अपर्चर है, इससे लाइट का बेंड होकर ज्योमेट्रिकल शैडो में भी पहुँच जाना, यही है डिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ अपर्चर एंड एंटरिंग इन द शैडो रीजन, इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन। मुड़कर लाइट का अपर्चर के किनारों से मुड़कर शैडो रीजन में मिल जाना। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये सोर्स है। अब सोर्स के रास्ते में हमने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दी, ऑब्स्टेकल रख दी, एक छोटी सी रिंग रख दी, डिस्क रख दी, सॉरी नॉट रिंग, डिस्क। ओपेक है ना, रिंग में तो आर पार लाइट चली जाएगी, तो डिस्क रखी। और ओपेक डिस्क जिसका मान लीजिए ये डायमीटर है, तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर अगर स्क्रीन है तो इतने हिस्से में तो ज्योमेट्रिकल शैडो होनी चाहिए, लेकिन मिलता क्या है? सेंट्रल, यहाँ से अगर यहाँ वाली ले लें तो इसका सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी की फ्रिंजेस मिलती हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पर तो लाइट की सीधी रेखा में चलने वाला अभी तक हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर ओपेक पोर्शन की ये है ए बी, एक ओपेक डिस्क है, तो इसके पीछे यहाँ पर शैडो होना चाहिए। मिलता क्या है? सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अल्टरनेटली विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी। क्यों होता है? यही हम देखेंगे डिफ्रैक्शन की डिटेल्ड स्टडी में। क्या होता है डिफ्रैक्शन, किन किन वेव्स में होता है, कितने टाइप्स का होता है, डिटेल स्टडी में जाने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात जान लीजिए, डिफ्रैक्शन हर तरीके के वेव्स में होता है। लाइट वेव्स में, वाटर वेव्स में, साउंड वेव्स में, सिस्मिक वेव्स में, इवन मैटर वेव्स में। मैटर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव्स भी डिफ्रैक्ट होती हैं। हाँ, लाइट का डिफ्रैक्शन हमें इजीली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि डेली लाइफ में जो हमारे अराउंड ऑब्जेक्ट हैं उनका वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर का नहीं है, ज़्यादा है। हाँ, साउंड की वेवलेंथ 1 मीटर से 1.5 मीटर तक होती है, और हमारे नियर अबाउट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी भी डायमेंशन यही होती है। तो साउंड डिफ्रैक्शन इज इजीली अवेलेबल इन डेली लाइफ, लाइट डिफ्रैक्शन इज़ नॉट इजीली अवेलेबल, वाई पूछा जाता है। तो आपको बस यही जवाब देना है कि ग्रेटर द वेवलेंथ ऑफ वेव, जितना ज़्यादा होगा वेव का वेवलेंथ, हायर विल बी इट्स डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन। यही एक लाइन का जवाब है कि लाइट का डिफ्रैक्शन डेली लाइफ में इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है और
साउंड का क्यों है। दूसरी बात, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल अगर बहुत बड़ा है वेवलेंथ ऑफ वेव से तो डिफ्रैक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन होता है। आपने देखा हिल्स पर, हिल्स का साइज, और जब हम बोलते हैं तो साउंड वेव की जो वेवलेंथ है उससे हिल्स का साइज बहुत बड़ा, ऑब्स्टेकल का साइज बहुत बड़ा, वहाँ लाइट साउंड रिफ्लेक्ट होकर इको ही तो सुनाई पड़ती है, तो डिफ्रैक्शन नहीं होता। हाँ, अगर वेवलेंथ ऑफ वेव और साइज ऑफ ऑब्स्टेकल कंपेरेबल है तो जो मैक्सिमम स्प्रेड होगा लाइट का शैडो रीजन में, और लाइट का शैडो रीजन में मुड़कर एंटर कर जाना ही तो डिफ्रैक्शन है। इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन होगा। अगर हम एक बायोलॉजी स्लाइड ले लें, उसके ऊपर लैम्प ब्लैक जमा कर लें, रेजर से एक स्क्रैच लगा दें ब्लेड से, और एक फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट के, ग्लास बल्ब के फिलामेंट के ठीक सामने उस स्लाइड को रख कर देखें, हम क्या पाते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बड़ी सी चौड़ी सी, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेकेंडरी मैक्सिमा, जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उनमें से ब्राइट वाली इंटेंसिटी गिरती हुई सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर ऐसी फ्रिंजेस, अल्टरनेट ऑर्डर में डार्क ब्राइट ऐसे फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है। तो यही सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, इसी को पूछा जाता है कि कहाँ मैक्सिमा मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, फ्रिंजेस की जो ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर, उनकी इंटेंसिटी क्यों गिरती चली जाती है। आज यही चर्चा करेंगे अभी इसी में। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के फॉर्म में बहुत पूछा जाता है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा, फॉर मिनिमा, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। आज अभी देखते हैं। हाँ, चर्चा शुरू करने से पहले बता दूं कि डिफ्रैक्शन दो तरीके का है, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या है, मेनली हमने देखा सोर्स है, ऑब्स्टेकल है और स्क्रीन है। तो अगर ऑब्स्टेकल से स्क्रीन या सोर्स दोनों फाइनाइट डिस्टेंस पर हैं तो ऐसे डिफ्रैक्शन को कहते हैं फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, और इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हैं। इफेक्टिवली इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब लेंस लगाकर सोर्स के बाद आप क्या कर दो, वेव्स पैरेलल कर दो, सोर्स को लेंस के फोकस पे रखो तो लेंस के बाद कैसी निकलेंगी रेज, पैरेलल, है ना। फिर आप ऑब्स्टेकल रखो, ऑब्स्टेकल के बाद जो रेज निकल रही हैं डिफ्रैक्ट होके उनको फिर लेंस लगा के स्क्रीन पे फोकस कर दो, तो वो इफेक्टिवली इनफाइनाइट हो गई। उसको कहते हैं फ्रॉनहोफर। आपके सिलेबस में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ही चर्चा उसी की जाती है। क्या है फ्रॉनहोफर? सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सबसे पहले अगर आप याद करिए YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट थी ना, डबल स्लिट, अगर उसमें एक स्लिट बंद कर दी जाए और जो सोर्स है उसको पहली जो बची एक स्लिट उसी के सामने कर दिया जाए, तो जो फ्रिंज पैटर्न देखते हैं वही है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्या होता है आइए देखते हैं। ये एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है S, ठीक है। अगर इसके सामने एक स्लिट है, मैं यहाँ पर लेंस लगाकर और प्लेन वेव फ्रंट न दिखाकर, या यहाँ पर अगर एक S के सामने यहाँ S को पीछे बना देती हूँ और एक लेंस लगा देती हूँ, तो जो S है मोनोक्रोमैटिक सोर्स वो लेंस के फोकस पर है। तो अब जो निकलने वाले वेव फ्रंट हो गया वो कैसा हो गया, प्लेन। क्यों? क्योंकि सारी रेस कैसी हो गई, आपस में पैरेलल। तो अब अगर ये इस स्लिट पर पड़ रही है, ठीक है, इस स्लिट पर जब वेव पड़ती है तो हमने डिफ्रैक्शन क्या जाना, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पर एक बहुत दूरी पर रखा हुआ है ये स्क्रीन, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से d, जैसे कि हम लोग पहले देखते चले आए हैं। अब अगर सारी वेव्स यहाँ से आ रही हैं, तो अगर जो सेंटर वाली वेव है वो लेंस के यहाँ से आकर C पर ऐसे आ रही है, तो अगर हम स्लिट के कॉर्नर्स मान लेते हैं L और M नाम है, उससे चलने वाली
वेव फ्रंट, जो प्लेन वेव फ्रंट मान लेते हैं, तो स्लिट के पास जो यहाँ पर आएगा वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट, इसको अगर मैं LM नाम दे रही हूँ, तो ये वेव फ्रंट यहाँ पर नए सोर्सेज, जो यहाँ पर हर पॉइंट है वो न्यू सोर्स है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है। सारी वेवलेट्स अगर मैं C पर बात करूं, स्क्रीन पर पॉइंट C, तो यहाँ से जो वेव आएगी वो C पर आएगी। जितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगी, फर्स्ट एंड लास्ट यहाँ पर M, यहाँ से भी जो वेव जाएगी तो वो उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगी। अगर इस सोर्स से जो लाइट आएगी तो वो C तक जाने में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ से भी उतनी ही डिस्टेंस। मतलब सारे सब सेम फेज में वेव फ्रंट पर हर पॉइंट सोर्स न्यू सोर्स ऑफ लाइट होता है, सेकेंडरी वेवलेट्स उससे आगे चलती है, लेकिन सब कैसी होती है, सेम फेज में। हमने आइगेंस वेव थ्योरी पढ़ी है। तो LM जो है ये स्लिट के एंड के नाम है, और यहाँ पर जो प्लेन वेव फ्रंट सिचुएटेड है, जो ऐसे आया है, वो सारी की सारी वेव C पर कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही, सब सेम फेज में आकर मीट कर रही हैं। तो उनके सुपरपोजिशन से, उनके कंट्रीब्यूशन से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है। यहाँ पर एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है, और वो ब्राइट फ्रिंज देखिए, इस सेंट्रल मैक्सिमा में जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलती है, वो यहाँ पर मिलती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, सबके सेम फेज में मिलने की वजह से। इससे डिफ्रैक्शन कहाँ आ रहा, ये तो ठीक है, सब मिल रही है। डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो अगर यहाँ से लाइट इस एंड से, स्लिट के एंड L से बेंड होकर ऐसे आती है, और M से भी बेंड होकर यूं आती है, जो उसी पॉइंट पर पहुंचे। इस पॉइंट का नाम मान लिया P पर। अब क्या होता है, क्या ये दोनों पाथ सेम है? नहीं, MP बिगर देन LP। क्या होगा, पाथ डिफरेंस MP माइनस LP कैसे निकालेंगे? जैसे इंटरफेरेंस में करते थे, हम यहां से क्या ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं। हाँ, यहाँ जैसे आपने लेंस लगाया, वैसे यहाँ पर भी हम लेंस लगाकर इनको फोकस करते हुए दिखा सकते हैं कि हाँ, ये लेंस से स्क्रीन पर फोकस हो रहे हैं। मैं कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करने के लिए यहाँ वाला लेंस नहीं दिखा रही। एक्चुअली क्या होता है, सारी वेव्स पैरेलल चल रही हैं। इतना छोटा एंगुलर उनके बीच में एंगल बन रहा है कि जो ये इस पॉइंट का नाम अगर मैं रख दूं O, तो OC से जो थीटा एंगल पे जो वेव्स मुड़ती हैं, तो मान लिया ये भी, यहाँ से अगर आप देखिए ये भी तो है, ये वेव जितने एंगल पर मुड़ी, तो आपको पता है ये भी वेव उतना ही एंगल होगा, ये थीटा एंगल होगा। जैसे यहाँ से अगर ये डायरेक्शन ले लो, तो ये भी तो थीटा एंगल पर है। तो ये जो सारी वेव्स P तक पहुंच रही हैं, हर हिस्से से जा रही हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल है, इसलिए इतनी दूर है। तो ये P पॉइंट पर जब मिलती है, तो फर्स्ट एंड लास्ट LP और MP सेकेंडरी वेवलेट अगर P पर मिल रही है, तो कितना पाथ डिफरेंस है, तो L से यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, वो हो गया LK। MK इज द पाथ डिफरेंस, और MK को हम किसके बराबर लिखेंगे? अगर ये मान लें ये स्लिट L से M तक की डिस्टेंस है, स्लिट विड्थ वो क्या है, A, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है, तो MK की वैल्यू कितनी होगी, A साइन थीटा। और फॉर थीटा वेरी स्मॉल, हमें पता है क्या लिख सकते हैं हम, यही पाथ डिफरेंस MK इक्वल टू A थीटा। ठीक, अब आप देख रहे हैं L और M से सारी वेव्स थीटा इक्वल टू 0 पे मिल रही थी, तो थीटा इक्वल टू 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा था। ये सेंट्रल मैक्सिमा अगर आप देखो, तो लाइट अगर सीधे सीधे ये आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ से भी थोड़ा ये इस तरीके से इतना चौड़ा सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, यानी सेंट्रल मैक्सिमा के लाइट का यहाँ शैडो रीजन में भी एक्सटेंड कर जाना, यही तो डिफ्रैक्शन है। तो ये इस तरीके से सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, ठीक है, चौड़ा। अब अगर पॉइंट P पर मान लेते हैं कि लाइट जो सारी वेव्स आगे सेकेंडरी वेवलेट्स मिल रही हैं, उनके कंट्रीब्यूशंस की वजह से P पर मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा, अभी हमें नहीं पता।
हमें ये पता है कि जो P पर मिलने वाली वेव्स हैं उनके बीच में इतना पाथ डिफरेंस है। तो शुरू में चलती तो सब यहाँ से है, सब सेम फेज में, लेकिन P पर पहुँचते पहुँचते उनका फेज डिफर कर जाता है। तो सारे पॉइंट सोर्सेस जो इनके बीच में है L और M के, सारी वेव्स के सुपरपोजिशन से क्या P पर बनेगा, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इंटीग्रेशन प्रोसेस से निकाला जाता है। बहुत टफ है इंटीग्रेशन से कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो आपके बुक्स में भी कहा जाता है कि हम उसकी एनालिसिस उसको हम कैसे करेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। तो मान लिया गया कि जो m के a थीटा है वो उस P पर मिनिमा बनाता है। मिनिमा बनाने के लिए ये माना गया कि फॉर फर्स्ट मिनिमा a थीटा वो किसके बराबर होगा, लैम्डा के। दिया गया फॉर्मूला कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा अल्टरनेट ऑर्डर में बनेंगे फ्रिंजेस। तो अगर P पर फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है तो लैम्डा, सेकंड मैक्सिमा तो 2 लैम्डा, थर्ड मैक्सिमा तो 3 लैम्डा। तो इन जनरल फॉर्मूला बताया गया फॉर मिनिमा ऑन बोथ साइड्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, जो थीटा है उसकी वैल्यू प्लस माइनस n लैम्डा अपॉन a। दिस इज एंगुलर पोजीशन ऑफ मिनिमा। अगर n इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट मिनिमा, 2 सेकेंड मिनिमा, थर्ड एंड सो ऑन। फर्स्ट मिनिमा के लिए n इक्वल टू 1 रखा, तो अगर आपके पास ये m के a थीटा है और m के a थीटा ही इक्वल टू लैम्डा माना गया, तो a थीटा इक्वल टू लैम्डा से थीटा इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन a। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर। क्यों होगा मिनिमा, आप देखिए कि अगर पाथ डिफरेंस ये लैम्डा है, इसको समझने के लिए जैसे कहा जाता है आप रट लो, तो इंटरफेरेंस में तो n लैम्डा जो पाथ डिफरेंस की पोजीशन होती थी वो तो मैक्सिमा की होती थी, यहाँ मिनिमा की, सब लोग कहते हैं रट लो। तो उसका आपको रटना भी है तो कोई लॉजिक से ना, तो आप ऐसे समझेंगे कि अगर इस पूरी स्लिट को हम 2n पार्ट्स में बांट दें, तो जो L से O तक n पार्ट और O से M तक दूसरा वाला n पार्ट, तो अगर LM is divided into 2n parts और अगर हम LM को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, LO और OM में, और LO में n सेकेंडरी वेवलेट्स, L सेकेंडरी सोर्स हैं और OM में दूसरे n सेकेंडरी सोर्स हैं। तो कैसे हैं टोटल सेकेंडरी सोर्स, 1 2 3 अप टू n, और यहाँ n+1 अप टू 2n। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो अगर ऐसे सोर्स में हम डिवाइड कर लें, अब आप देखो P पर L से चलने वाली जो वेव है वो M से चलने वाली वेव्स के बीच में तो पाथ डिफरेंस लैम्डा है। अगर LO से और OM से किसी भी एक सेकेंडरी वेव को चुन ले, यहां से अगर वो चलती है तो उसके करस्पॉन्डिंग OM हिस्से में भी वही सेकेंडरी वेवलेट चुनी जा सकती है। तो पहले हिस्से की सेकेंडरी वेवलेट दूसरे हिस्से की करस्पॉन्डिंग सेकेंडरी वेवलेट से कितना पाथ डिफरेंस रखती है, वो है λ/2। कैसे, हमने स्लिट को अगर आधे आधे हिस्से में ऐसे 2 बराबर हिस्से में डिवाइड किया है, तो अगर LM पूरी है A, तो LO इक्वल टू OM इक्वल टू हम A/2 आधा हिस्सा मान सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक पॉइंट ले, कोई मान ले इसका नाम है M1, और उसी करस्पॉन्डिंग पॉइंट में यहाँ से हम कोई पॉइंट ले लें, इसका नाम हम लिख दें मान लीजिए M2, तो M1 M2 के बीच का भी तो डिफरेंस A/2 होगा। तो हर आधे हिस्से से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स
उन्हीं करस्पॉन्डिंग पॉइंट से नेक्स्ट आधे हिस्से से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ जब मिलती हैं पी पर तो वो डिस्ट्रक्टिवली मीट करती हैं। लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस, अगर LM के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो LO के लिए, आधे स्लिट के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही तो हुआ। लैम्डा बाई 2 का मतलब आउट ऑफ फेज। तो बस कुल मिला के आपको ये बात याद करनी होती है कि अगर इस स्लिट को दो हिस्से में डिवाइड कर लिया गया तो अगर फर्स्ट वाला पॉइंट n+1 के साथ मिलता है, सेकेंड वाला पॉइंट n+2 के साथ वेवलेट मिलती है, थर्ड वाली n+3 के साथ वेवलेट मिलती है, तो फर्स्ट यहाँ पर है, n+1 यहाँ पर, सेकेंड यहाँ पर है, n+2 यहाँ पर। तो इस तरीके से जब सारी करस्पॉन्डिंग वेवलेट्स यहाँ पर मिलती हैं तो उन्हें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का है, यानी कि वो अपोजिट फेज में मिलेंगी। अपोजिट फेज में मिलेंगी तो क्या प्रोड्यूस करेंगी? मिनिमा। तो दोनों स्लिट का कंबाइंड इफेक्ट यहाँ पर उनके दोनों स्लिट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट से मिलने वाली वेव्स का कंबाइंड इफेक्ट तो मिनिमा प्रोड्यूस कर रहा है, और पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा। तो वही यहाँ पर आप पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होता है तो आपको मिनिमा मिलता है, और वो मिनिमा जैसे फर्स्ट मिनिमा ऐसे ही सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। यानी कि फॉर सेकंड मिनिमा अगर आप देखेंगे तो स्लिट के हमें कितने हिस्से करने पड़ेंगे? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, और तब हमें स्लिट के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 4 पार्ट्स। यहाँ पर स्लिट कितने पार्ट में डिवाइड की गई थी? फर्स्ट मिनिमा में 2 पार्ट में, सेकंड मिनिमा के लिए 4 पार्ट्स में, थर्ड के लिए 6, 8 ऐसे। क्यों? इक्वल इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में, ताकि हर पार्ट से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट नेक्स्ट पार्ट से चलने वाले करस्पॉन्डिंग पॉइंट से चलने वाले सेकेंडरी वेवलेट से डिस्ट्रक्टिवली मीट करे, आउट ऑफ फेज मीट करे और कैंसिल होकर मिनिमा प्रोड्यूस करे। अब देखते हैं मैक्सिमा की क्या कंडीशन है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में। फॉर मैक्सिमा, जिनको कि कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा, क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती। क्या कंडीशन है? एंगुलर पोजीशन, तो इसकी है 2n+1 लैम्डा बाई 2a। ठीक वही जो इंटरफेरेंस में मिनिमा के लिए होती थी। यहाँ भी वही सवाल, क्यों? अगर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें, यानी फर्स्ट ब्राइट की बात करें, तो हम n को 1 रखेंगे तो थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 लैम्डा बाई 2a। सेकेंड ब्राइट की बात करें तो थीटा आ जाएगा 5 लैम्डा बाई 2a। हाँ, प्लस माइनस का मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर। कैसे समझेंगे इस बात को भी, कैसे याद रखेंगे? तो आपको पता है कि अगर थीटा डायरेक्शन में जो ये वेव्स जा रही हैं, मान लीजिए अब पी पर सेकेंडरी मैक्सिमा बन रहा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 3 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक, यहाँ पर अगर ये जो स्लिट है, ये मान लिया हमने L और ये हिस्सा था उसका M। अब हम क्या करते हैं कि स्क्रीन पर जिस पॉइंट पर ये वेव्स यहाँ L और M से जाके मिल रही हैं वो तो मिलेंगी और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर हम यहाँ से निकालें कि कितने हिस्से स्लिट के करें तो थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन 2a है। इससे हमें ये पता है कि इस तरफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2a है। तो अगर हम इसके 3 बराबर हिस्से कर लें स्लिट के, ठीक है, इसका नाम रख दें वही M1, इसका नाम रख दें मान लीजिए M2, या कोई नया नाम कोई दूसरा ले लेते हैं। वो तो मैंने M1 M2 एक सेकेंडरी वेवलेट का सोर्स यहाँ से नया सोर्स लिया था, मान लेती हूँ P और Q। पूरी स्लिट अगर A3, अब A3 के यहाँ A/3, A/3, A/3 3 हिस्से हो गए। और अगर हम पहले 2 हिस्से लें तो पहले 2 हिस्से से LQ तक, यानी कि 1/3 1/3 यानी कि 2/3 ऑफ द स्लिट, 2/3 ऑफ स्लिट, उससे जो चलने वाले ये भी हिस्सा जितना LP है, LP इक्वल टू PQ है ना। तो 2/3 ऑफ स्लिट will produce
मिनिमा। क्यों? वही बात कि ये दोनों हिस्से बराबर है तो यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उससे जो स्क्रीन पर वेव जाएगी और ठीक करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी के उतनी ही नीचे यहाँ से, तो उनके बीच में कितना होगा पाथ डिफरेंस λ/2 का। टोटल पाथ डिफरेंस आपके पास कितना है 3 λ/2 का। अगर इससे हम ये निकालें कि ए थीटा की वैल्यू फर्स्ट ब्राइट के लिए ए थीटा कितना है 3 λ/2। 3 λ/2 का मतलब क्या है λ/2 λ/2 λ/2, है ना। तो L और Q तक का जो स्लिट का 1/3 पार्ट है, उससे स्क्रीन पर हमें क्या मिलेगा मिनिमा, क्योंकि हम देख चुके हैं λ/2 λ/2 पार्ट डिफरेंस λ/2 λ/2 कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है, मिनिमा प्रोड्यूस करता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से इतने पोर्शन से तो मिनिमा प्रोड्यूस होगा। बचा कितना पोर्शन 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट। तो जो 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट जो है वो हमें स्क्रीन पर क्या देगा इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा। तो 1/3 part of the slit will produce first secondary maxima। हाँ, तो उसकी सेंट्रल मैक्सिमा जहां सारी वेव्स आके ब्राइट मैक्सिमा बनाती थी, उससे तो कम ही रहेगी ना। तो ये कितने पार्ट की वजह से है स्लिट के 1/3 पार्ट की वजह से। ठीक, ऐसे ही सेकेंडरी मैक्सिमा। अब अगर सेकेंडरी मैक्सिमा होगा तो उसी स्लिट को हमें कितने हिस्से में बांटना होगा 5, क्योंकि ए थीटा इक्वल टू 5 λ/2 होगा। तो अगर हम 5 पार्ट में उसी स्लिट को बांटेंगे तो अब 5 में से मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये दोनों वही λ/2 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 λ/2, ये सारे चारों पार्ट्स फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव, ये थर्ड और फोर्थ ये भी λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव। बचा कितना 1/5। तो सेकेंडरी मैक्सिमा, इसको तो सब्सिडियरी मैक्सिमा बोलते हैं। तो उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी 1/5 ऑफ द स्लिट से आने वाली वेवलेट्स के P पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करने के लिए। केवल 1/5 ऑफ द पार्ट ऑफ द स्लिट विल कंट्रीब्यूट इंटेंसिटी एट पॉइंट P फॉर द सेकेंडरी मैक्सिमा। ऐसे ही आगे तो जो मैक्सिमा है उनकी इंटेंसिटी क्या होती जाती है, गिरती जाती है। तो अब आते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, उसकी विड्थ क्या है। सेंट्रल मैक्सिमा के विड्थ को जानने के लिए पहले तो आप देखिए L और M की सीध में अगर सेकेंडरी वेवलेट्स आती हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा इतना ही बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है। डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन से लाइट बेंड होकर उसकी शैडो रीजन में भी जाएंगी ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा अगर हम ये मान लेते हैं कि कुछ ऐसे है ना, यहाँ से भी इतना ज़्यादा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर क्या बनता है फर्स्ट मिनिमा बनेगा ना, मैक्सिमा अकम्पनीड बाय मिनिमा देन मैक्सिमा देन मिनिमा अल्टरनेट। तो हमें पता है मिनिमा के लिए क्या कंडीशन है, हमने एंगुलर पोजीशन एंगुलर विड्थ फॉर मिनिमा एंड λ/a प्लस माइनस मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर। तो अगर फर्स्ट मिनिमा एक और सेंट्रल मैक्सिमा के जितनी डिस्टेंस पर है उतनी ही डिस्टेंस पर यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रीन पर बनेगा दूसरा फर्स्ट नीचे की तरफ वाला फर्स्ट मिनिमा। तो अब ये जो मिनिमा है उसको हम कैसे निकालेंगे, n = 1 रख दिया तो थीटा = प्लस माइनस λ/a। तो ये तो हो गई हाफ एंगुलर विड्थ। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से यहाँ तक दोनों तरफ है, तो एंगुलर विड्थ और पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो कितना होगा 2 थीटा, है ना, दैट इज 2 λ/a। और रही बात मिनिमा की तो ये हो गया कंडीशन, मैक्सिमा की तो हमने पढ़ा है प्लस माइनस 2n + 1 λ/2। ये सेंट्रल मैक्सिमा, मिनिमा और
मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर लीनियर विड्थ पूछी जाती है तो आपको क्या करना है, लीनियर विड्थ जनरल फॉर्मूला याद रखिए, लीनियर विड्थ ऑफ एनी मैक्सिमा, मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल टू डी इंटू एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ जैसे सेंट्रल मैक्सिमा के लिए 2 लैम्डा बाई ए, तो लीनियर विड्थ कितनी हो जाएगी 2d लैम्डा बाई ए। ऐसे ही मिनिमा या मैक्सिमा के लिए। अब आते हैं इंटेंसिटी कर्व। आपने देखा कि जो मैक्सिमा होते हैं उनकी इंटेंसिटी, फर्स्ट मैक्सिमा में स्लिट के कितने हिस्से से 1/3, सेकेंड मैक्सिमा में 1/5। तो इंटेंसिटी कर्व कैसे प्लॉट करते हैं, उसके लिए आप बनाते हैं एक ये एक्सिस, और यहाँ पर आप y एक्सिस पर अगर हम इंटेंसिटी मैक्सिमम देखते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तो सेंट्रल मैक्सिमा पे सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही हैं। डिफ्रैक्शन में वेव फ्रंट के बहुत सारे सोर्सेस से सेकेंडरी वेवलेट्स का कंस्ट्रक्टिवली मीट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा पर। तो आपने देखा कि अगर ये है पॉइंट जितनी डिस्टेंस पर, वहाँ पर इतनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट बना लिया, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक। ये लैम्डा बाई ए प्लस में, तो इधर लैम्डा बाई ए माइनस में, तो कितनी विड्थ हो गई 2 लैम्डा बाई ए। इसके बाद जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलता भी है तो वो बहुत कम इंटेंसिटी का, 1/3 इंटेंसिटी का। ये अगर इंटेंसिटी एक्सिस है और ये यहाँ पर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस, तो ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कितना हो गया यहाँ मिनिमा 2 लैम्डा बाई ए। और बीच में देखिए लैम्डा बाई ए 2 लैम्डा बाई ए के बीच में ही तो है। अगर आप सेकेंडरी मैक्सिमा देखेंगे n = 1 रखिए, कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2a। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इसकी पोजीशन 3 लैम्डा बाई 2a। उसके बाद और फॉल ऑफ इंटेंसिटी, तो अब आप देखते हैं ये कितना है 3 लैम्डा बाई a, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा मैक्सिमा 5 लैम्डा बाई a। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर लैम्डा बाई a उतनी ही इंटेंसिटी के साथ सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों तरफ ये बनेगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड, तो ये होती है इंटेंसिटी, ये है इंटेंसिटी कर्व। ये 2 लैम्डा बाई ए माइनस क्यों लगाया है, सेंट्रल मैक्सिमा के नीचे ये है 3 लैम्डा बाई ए, और बीच में ये 3 लैम्डा बाई 2a, और ये है 5 लैम्डा बाई 2a, ये पॉइंट। अब अगर डिफ्रैक्शन में सोर्स वाइट लाइट का है तो क्या होगा, ठीक वैसे ही सेंट्रल मैक्सिमा वाइट, दोनों तरफ फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस एंड फ्रिंज पैटर्न डिसअपीयर्स। दूसरी बात, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली बात आपको ये डिफरेंस में याद रखनी चाहिए कि इंटरफेरेंस में 2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं जिनसे निकलने वाली वेवलेट्स में सुपरपोजिशन के कारण हम फ्रिंज या सेंटर स्क्रीन पर फ्रिंज पैटर्न पाते हैं। 2 कोहेरेंट सोर्सेज से चलने वाली वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से। डिफ्रैक्शन में क्या है, एक स्लिट जिस पर आने वाला वेव फ्रंट, उसके ऊपर बहुत सारे सोर्सेज हैं, मेनी सोर्सेज प्रेजेंट इन डिफ्रैक्शन एंड देयर सेकेंडरी वेवलेट्स आर प्रोड्यूसिंग फ्रिंज पैटर्न। बहुत सारे सोर्सेज से निकलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स के सुपरपोजिशन से, उनके इंटरफेरेंस से जो पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर, वो है डिफ्रैक्शन का पैटर्न। दूसरा डिफरेंस क्या है, इंटरफेरेंस में सारे मैक्सिमा सब सेम इंटेंसिटी के होते हैं। डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी मैक्सिमा कहे जाते हैं और उनकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की होती है। उसके बाद फॉल ऑफ इंटेंसिटी होता जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों ओर इंटेंसिटी मैक्सिमा वाली पोजीशन पे गिरती जाती है। फर्स्ट मैक्सिमा पे 1/3 ऑफ द स्लिट की वजह से, सेकेंड मैक्सिमा पे 1/5 ऑफ द स्लिट की वजह से। तीसरा अंतर, इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंज सेम विड्थ की होती हैं। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ किसी भी फ्रिंज की विड्थ से डबल होती है।
फिर इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस के बीच में गुड कंट्रास्ट होता है और डिफ्रैक्शन में पुअर। तो हमने आज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, डिफरेंस देखा अभी, और क्या है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न उसकी पूरी चर्चा करी। बस लाइट का शैडो रीजन में ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से मुड़कर एंटर कर जाना है, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन द शैडो रीजन, ये डिफ्रैक्शन है। आज हमने इसकी विस्तृत चर्चा दी। उम्मीद करी आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।